पिछले क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, जो कि हमारे कई मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। अब हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इससे संबंधित, बुद्धि से संबंधित दिया है। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, जो पहला सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिनेट ने किया, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बुद्धि है वो कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत कौन सा कहलाता है? एक कारक सिद्धांत, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है वो है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि में दो कारक है, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता जनरल इंटेलिजेंस जी, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति उतने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है, उसमें उतने ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितना अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो देखिए, जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें ये बोला गया है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा कि जो बुद्धि है वो दो तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, और कौन कौन सा ये दो तत्व है? पहला तो हो गया सामान्य तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस जी, यानी जी फैक्टर जिसको बोलेंगे। तो इसके अनुसार हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि रणवीर कपूर की जो एक्टिंग स्किल है वो किससे मिले है? उसको ऋषि कपूर, उसके पिताजी ऋषि कपूर से मिली है। और ऋषि जो कपूर है उनको किन से मिली है? तो उनके पिताजी राज कपूर से मिली है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति की सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, और हो सकता है कि यह हर किसी में अलग अलग होती हो। दूसरा जो बोला गया है विशिष्ट तत्व, यानी स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, यह जो बुद्धि होती है ये दूसरों से एक्वायर की जाती है, यानी अर्जित की जाती है। अब ये एक्वायर कैसे होगा? ये प्रैक्टिस के थ्रू अर्जित की जाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि लता मंगेशकर ने कैसे जो म्यूजिक सीखा, गाना सीखा, सिंगिंग सीखा, कैसे किया? तो उन्होंने प्रैक्टिस के थ्रू इसे अर्जित किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा? द्विकारक सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को
संपादित करती है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। ये बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान एस्पेक्ट्स दिए हैं। देखिए, जो पहला स्तर है, स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा परास या सीमा, रेंज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका अर्थ है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पे कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। तीसरा क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र का अभिप्राय है कि किसी क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। चौथा है गति, स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है कार्य करने की गति है। अब बुद्धि के सिद्धांत जो है किसने किसने दिए थे, जैसे बुद्धि के सिद्धांत यहाँ दिए हुए हैं और उनके प्रतिपादक यानी किन्होंने ये सिद्धांत दिया है उनके नाम है। जैसे एक कारक सिद्धांत, ये किसने दिया था, बिने ने दिया था, और बिने के ही सिद्धांत को आगे चलकर टर्मन और स्टर्न ने इन्हें आगे बढ़ाया था। फिर आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉमसन ने दिया था। समूहकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, जिसको हम लोग त्रिआयामी बोलते हैं, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। फिर उसके बाद तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो आरवी कैटल ने दिया है। फिर बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये कुछ सिद्धांत थे जो कि हम लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, तो पहला एक कारक सिद्धांत जो बिने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत क्या होता है। देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत जो होता है, प्रतिदर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। यानी द्विकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था उसके विरुद्ध में उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे क्या बोला जाता है, प्रतिदर्श सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रतिपादन कौन थे, थॉमसन थे, ठीक है। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया था कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि 2 या 2 अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व समान नहीं होगा, प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सिद्धांत था किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, प्रतिदर्श सिद्धांत। अब हम जो दूसरा इसके बाद का सिद्धांत है वो है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत दिया। यानी इन्होंने भी जो है स्पीयरमैन के विरुद्ध जो है अपना सिद्धांत दिया था। समूह तत्व सिद्धांत यानी ग्रुप एलिमेंट थ्योरी प्रतिपादित किया। अब इनके अनुसार वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे
कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो इन क्रियाओं के कई रूप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ठीक है। ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे गिलफोर्ड का सिद्धांत, इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। जेपी गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी त्रिआयामी भी कहा जाता है। संज्ञान इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि। स्मृति इसका अर्थ होता है जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना। मूल्यांकन इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उनके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। चौथा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता है। पांचवा है अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। गिलफोर्ड एवं उसके सहयोगियों ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की है कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों संक्रिया ऑपरेशन, सूचना, सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे जो है जो सीटेट पेपर में जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है जो निम्न प्रकार है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। यानी बुद्धि जो है एक ना होके कई तरह के होते हैं और जो जितने भी बुद्धि होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। देखिए इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। अब देखिए गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। पहला है भाषाई बुद्धि जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह बुद्धि जिसके पास होगी उससे शब्दों और भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ठीक है। यानी इसे अपने शब्दों और भाषाओं पर बहुत ज़्यादा कमांड होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वकील। ठीक है। ये देखते हैं कि ये जो अपने क्लाइंट है उसको बहुत अच्छे तरह से कन्वेंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कवि। ठीक है। कवि भी जो होते हैं उनको भी अपने भाषा और शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कुमार विश्वास, और आप लोग ने तो उनका एक कविता सुना ही होगा, कोई दीवाना कहता है, कोई ऐसी कुछ करके कविता है उनका। ठीक है। तो वो जो है बहुत अच्छा कविता बोलते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद बोल सकते हैं पत्रकार, जैसे रवीश कुमार हो गए, ये सब का भी जो है अपने भाषा पे बहुत अच्छा कमांड है, शब्दों पे बहुत अच्छा कमांड होता है इनका। तो ऐसे बुद्धि जो होता है किसके अंतर्गत आता है, भाषाई बुद्धि के बारे अंतर्गत, यानी हम लोग बोल सकते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे बुद्धि वाले लोगों में मैथ से संबंधित तर्क करने की योग्यता पाई जाती है। ऐसे लोगों में तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन और तार्किक गणितीय बुद्धि बहुत अधिक होती है। ये जो है प्रतीकों का हेर फेर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, अकाउंटेंट, ठीक है, बैंकर, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट में आप ले लो एपीजे अब्दुल कलाम को। ये सब का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, यानी गणितीय तार्किक योग्यता बोल सकते हैं, या गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि बोल सकते हैं, इनमें बहुत अधिक होती है, ठीक है। तीसरा जो बुद्धि होता है वो होता है स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है, ठीक है। यानी ऐसे बुद्धि वाले लोग अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं, यानी वो केवल सोच के जो है इमेजिनेशन कर लेते हैं, यानी बिना देखे जो है वो केवल सोच के इमेजिनेशन करके जो है मानसिक छवि बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अमूर्त तथ्यों से ये देखिए यहाँ पे अमूर्त तथ्य से अभिप्राय क्या होता है कि जो बिना देखे जो है तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेना। जैसे देखे होंगे आप लोग चित्रकार, ठीक है, चित्रकार जो होते हैं बिना देखे जो है किसी चीज़ को इमेजिन करके, ठीक है, इमेजिन करके उसका छवि बना लेते हैं। अब उस एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्किटेक्चर। अब देखे होंगे आर्किटेक्चर, उनको एक खाली प्लॉट दिखा दिया जाता है, वो बोलेंगे कि ये इस खाली प्लॉट में जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए मान लीजिए ये खाली प्लॉट है, ठीक है। अब बोला वो इमेजिनेशन करेंगे कि यहाँ पे जो है ये मतलब किचन होगा, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ हॉल होगा, ठीक है, यहाँ बाथरूम होगा। तो वो इमेजिनेशन करके जो है वो इमेजिनेशन करके वो क्या करते हैं, छवि बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का बुद्धि है वो है शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी बुद्धि जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है, यानी ये शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अभिनेता अभिनेत्री, ये क्या करते हैं जब डांस करेंगे तो इनका जो बॉडी है खुद अपने आप चलने लगे, यानी इनकी जो बुद्धि होती है ये क्या करते हैं, शरीर को गति देने लगती है। जो फाइटर होते हैं, जो एक्टर होते हैं वो फाइटिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं। तो वो लोग क्या है, उन लोग का जो बुद्धि होता है शरीर को क्या देता है, गति देता है। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एथलीट, जैसे विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मेसी, डांसर हो गए। तो ये सब की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, शरीर को गति देने वाली होती है। जो सर्कस में काम करते हैं तो उन लोग का भी जो बुद्धि होता है क्या होता है, शरीर को गति देने वाला होता है। देखोगे कि वो आसानी से कूदेंगे, मतलब नए नए करतब करते हैं। जो व्यायाम करते हैं तो उन लोग की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। फिर उसके बाद आता है पांचवा जो बुद्धि होता है सांगीतिक बुद्धि, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे बुद्धि वाले लोगों में संगीत की बुद्धि यानी ज्ञान बहुत अधिक होता है, यानी संगीत का जो नॉलेज होता है उन लोग के पास बहुत अधिक होता है। जैसे लता मंगेशकर, ठीक है, इन लोग के लता मंगेशकर, कुमार सानू, क्या बोलते हैं, अरिजीत सिंह, और कुछ लोग तो बाथरूम सिंगर भी होते हैं, ठीक है।
तो ऐसे लोगों के पास जो होता है म्यूजिकल यानी म्यूजिक संगीत का नॉलेज बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो किसके श्रेणी में आते हैं? सांगीतिक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर छठा आता है, देखिए छठा और सातवां दोनों में थोड़ा सा मतलब ये है। छठा अंतः पारस्परिक बुद्धि, इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस, यानी हम लोग इसका एक और नाम बोल सकते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंतः पारस्परिक बुद्धि, इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस, इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों, ठीक है, देखिए अंतः पारस्परिक बुद्धि इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस, इसका हम लोग एक और नाम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अंतः व्यक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावना एवं कौशल क्षमता को जानने में होता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जैसे श्री रविशंकर जी, ये सब क्या है, ये जो है खुद के साथ इंटरेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नैसर्गिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं तथा प्राकृतिक संसाधनों से इन्हें बहुत लगाव होता है। जैसे किसान, ये क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, अच्छा एक इसमें नोट मैं बताना चाहता हूँ, इस सारी बुद्धियों का विकास भी किया जा सकता है, यानी ये जितने सारी बुद्धि हैं इनका विकास किया जा सकता है। तो विकास कैसे किया जा सकता है? इन्वायरमेंट के द्वारा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी में बुद्धि म्यूजिकल जिसमें किसी का देखेंगे कि म्यूजिकल यानी उसे गाना, वो कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, तो हम लोग उसके जो बुद्धि का है यानी म्यूजिकल बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो उसे म्यूजिकल इन्वायरमेंट दे सकते हैं या फिर उसे म्यूजिकल स्कूल में भेजकर उसके म्यूजिकल बुद्धि का विकास कर सकते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे बुद्धियों का विकास भी किया जा सकता है। अब देखिए ये जो बुद्धि जितना भी दिया गया है, अब इसका आलोचना भी हुआ था। ठीक है, अब आलोचना क्या हुआ था? आलोचना यह हुआ था कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसका हम मापन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई गाना गाया, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं संगीतात्मक बुद्धि है जिसमें, तो हम लोग उसका मापन नहीं कर सकते। यानी वो कोई गाना गाया, आज गाना गया तो उसको 10 में से 8 मार्क्स मिले, ठीक है, तो कल गाना गया तो कल उसको 8 नहीं, उसको 5 मिला, ठीक है, 10 में से 5 मिला। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसका जो मापन है वो हम लोग कर पाएंगे। तो ये इसका आलोचना हुआ था, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था उसका आलोचना हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद इसका एक और इस तर्क उठा था कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता। अब वैलिड क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस का माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको वैलिड नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब देखिए जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो क्या है? फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटिल थे। ठीक है, फ्लूइड मतलब आप जानते हैं तरल, तो तरल का मतलब होता है फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है? जो बह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंस होगा तरल बुद्धि वंशानुक्रम, कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान को दी गई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है।
यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर ठोस क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है, का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत, ये थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है और अपने समाज एवं उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है घटकीय बुद्धि एवं विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से प्रकार है इसके। पहला है ज्ञानार्जन घटक, नॉलेजेबल कंपोनेंट। इस घटना के द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। सूचनाओं का संकेतन संयोजन भी ज्ञानार्जन घटक का महत्वपूर्ण अंग है। फिर दूसरा है अधिघटक या उच्च घटक यानी हाई कंपोनेंट। इसके अंतर्गत व्यक्ति योजनाएं बनाता है। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक प्रक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता है। और तीसरा है निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है। यानी हम लोग देखिए इसका एक मतलब शॉर्ट में बोला जाए ऐसा, तो घटकीय बुद्धि वह होता है, यह बुद्धि उसमें पाया जाता है जो किसी समस्याओं को टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान करते हैं। यानी जैसे अभी हम लोग का क्या है, सीटेट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सीटेट है। अब सीटेट में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अब सब्जेक्ट वाइज में गणित पढ़ना है, गणित एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, तो गणित को क्या किया हम लोग, गणित एवं शिक्षा शास्त्र को अलग बांट दिए। पहले गणित का पोर्शन ले लिए, फिर उसके बाद गणित शिक्षा शास्त्र का ले लिए। तो ऐसे बुद्धि जिसमें पाई जाती है वो बुद्धि क्या कहलाती है, घटकीय बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हो गया अनुभाविक बुद्धि यानी एम्पिरिकल इंटेलिजेंस। अब एम्पिरिकल इंटेलिजेंस बोले या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु एवं पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। यानी इस बुद्धि के अंतर्गत आदमी अपने एक्सपीरियंस के जरिए जो कुछ सीखता है, ठीक है, तो इस जो सीखता है उसके जरिए इसमें क्या आता है, क्रिएटिविटी आ जाता है। ठीक है, यानी ये नई समस्याओं को समाधान कर सकता है। फिर आता है व्यवहारिक बुद्धि, बिहेवियर इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाली व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण से आसानी से स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यवहारिक बुद्धि यानी संदर्भात्मक बुद्धि, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। अब इस बुद्धि के अंतर्गत जो होता है, यह बुद्धि सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार कराती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अचानक से तुम्हारे मतलब कुछ ये हो जाए, मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उस सिचुएशन के क्रिएट जो है,
तुम्हारा बुद्धि किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। यानी इससे हम लोग को समस्याओं को निपटाने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। अब देखिए, अब उसके बाद आता है बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बुद्धि होता है वो बहुआयामी बुद्धि होता है। बहुआयामी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, समस्या समाधान से संबंधित समझ तथा नेतृत्व का गुण इत्यादि का होना। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। लेकिन थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता। यद्यपि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने केली एवं थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। अब देखिए, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट का नाम आता है, जिसने 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपने आयु के अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सामान्य बुद्धि का होता है, और जो अपनी आयु के ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है वह उच्च बुद्धि का होता है। यानी जो अपने एज के अनुसार उस तरह के प्रश्नों का जवाब देता है तो वो क्या होता है, सामान्य बुद्धि का होता है। लेकिन कुछ बच्चे अपने से बड़ों ज़्यादा एज के बच्चों के प्रश्नों का भी उत्तर देता है, तो वैसे बच्चे जो होते हैं उच्च बुद्धि वाले होते हैं। जो बालक अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सर्वोच्च बुद्धि का होता है, एवं जो अपनी आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता वह निम्न बुद्धि का होता है। उपरोक्त मनोवैज्ञानिक के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट के प्रयोग का सुझाव दिया। यानी मानसिक आयु क्या होता है, किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन की विधि को मानसिक आयु यानी मेंटल एज कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई 6 वर्ष का बालक 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है तो 15 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु होगी। यानी कोई बच्चा जो है 6 वर्ष का है और 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है, यानी वो उस तरह सोचता है 15 वर्ष के बच्चा की तरह, तो उस बच्चा जो 6 वर्ष का बालक है वो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी।
अच्छा, वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु, ठीक है, यह किसी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, अर्थात वह कितने वर्ष का हो गया है। 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिया हुआ है उसकी आयु, देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि वास्तविक आयु क्या होती है। जो बच्चा जन्म लिया है, जब जन्म लिया है और अभी के टाइम में कितने वर्ष का है, वो क्या वो कहलाता है? वास्तविक आयु कहलाता है। यानी अभी वह कितने साल का है, वही वो उस बच्चे की वास्तविक आयु कहलाएगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिया हुआ है उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, ठीक है, बट्टा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। अब मानसिक आयु ये क्या हो गया? बुद्धि लब्धि यानी हम लोग आईक्यू बोलते हैं जिसको। अब किसी बच्चे का आईक्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज गुना 100 और बटा रियल एज यानी वास्तविक आयु, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में जो है हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि जो 10 वर्ष का व्यक्ति है, यानी 10 वर्ष का जो बच्चा है, तो ये 10 वर्ष क्या हो जाएगा? उसका वास्तविक आयु हो जाएगा। और 160 अंक लिया है। 160 अंक का मतलब क्या हुआ कि उसका जो आईक्यू है कितना है? 160 है। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अब उसका जो सोचने का क्षमता है कितने वर्ष के बच्चों के बराबर है, ये निकालना है। तो देखिए, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 160, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को निकालना है मानसिक आयु, तो हम लोग इसको लिखेंगे एम ए मेंटल एज, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वास्तविक आयु गुना 100। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे? ये जो 10 है, ठीक है, पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो मेंटल एज जो होगा उस बच्चे का क्या होगा? 16 साल हो जाएगा। समझ गए? मैंने कैसे किया? मैंने किया कि जो आईक्यू है, आईक्यू कितना है हम बच्चे का? 160 है। मेंटल एज निकालना है, वास्तविक आयु दिया हुआ है 10, ठीक है। और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है आईक्यू का? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो ये जो होता है फॉर्मूला, उसी के अनुसार हम लोगों ने बस वैल्यू को क्या किया? पुट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितना दिया है? 160 दिया है। वास्तविक आयु कितना है? रियल एज जो बच्चे का अभी एज है वो कितना है? 10 है। तो हम लोग को क्या निकालना है? मानसिक आयु निकालना है, वो यानी वो बच्चा कितने एज तक सोच सकता है, यही निकालना है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अब मानसिक आयु मतलब क्या हो गया? मेंटल एज, ठीक है। अब बुद्धि लब्धि का वैल्यू दिया है 160, यानी उसे कितना अंक प्राप्त हुआ था? 160 हुआ था, तो 160 इधर लिख दिया। मेंटल एज निकालना है, अब बट्टा कितना? वास्तविक आयु 10 है, अब गुना 100 है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल, आप लोग जानते होंगे कि ऊपर और नीचे क्या हो जाता है? वैल्यू कट सकता है। तो ये 0 और 0 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ एक 0 है और इक्वल के इस साइड 0 है, तो हम लोग डायरेक्ट इधर भी कटा सकते हैं। तो मेंटल एज कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई, यानी सबसे पहले जो बुद्धि लब्धांक फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था? टर्मन ने। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को उसके वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करने पर प्राप्त होती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोसेंट आईक्यू का सूत्र है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बट्टा कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु गुना 100। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना करें।
अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए पहला हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, IQ यानी बुद्धि लब्धिता, ठीक है। बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा, मेंटल एज बटा रियल एज, ठीक है, गुना 100, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेंटल एज, यहाँ पे मेंटल एज कितना दिया है, तो मेंटल एज दिया है 12 और रियल एज कितना है 10 है, ठीक है। और इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो देखिए ये 0 और ये 0 क्या हुआ, कट गया। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी उसकी जो बुद्धि लब्धा होगी वो कितना अंक की होगी, 120 अंक की होगी, ठीक है। अब 120 जो होता है, अब उसको वैसे बच्चों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम लोग इसके चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए वही है 120 आया। अब देखिए यही जो चार्ट है जो डिसाइड किया गया है कि कितने अंक कितने IQ वालों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक वेसलर द्वारा निर्मित IQ का वितरण, यानी ये जो वेसलर है उनके द्वारा IQ का वितरण किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि IQ दिया है, यहाँ पे वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब ये देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं नीचे से, ठीक है। जिसका IQ 69 से नीचे होगा, मतलब 69 से नीचे होगा, उसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, निश्चित क्षीण बुद्धि यानी बहुत कमज़ोर बुद्धि वाला, ठीक है। फिर 70 से 79 वो क्या किस में आएगा, क्षीण बुद्धि, ठीक है। 80 से 89 क्या आएगा, मंद बुद्धि। 90 से 109 क्या आएगा, सामान्य बुद्धि। 110 से 119 क्या हो गया, उच्च सामान्य बुद्धि। 120 से 129 क्या हो गया, श्रेष्ठ बुद्धि। और 130 या इससे ऊपर क्या आता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। यानी जो हमारे मनोवैज्ञानिक वेसलर थे उनके अनुसार 130 से ज़्यादा का जो IQ होता है वो किसके श्रेणी में आता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि। और ऐसे बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक मैरिल द्वारा निर्मित IQ का वितरण। देखिए ये जो मनोवैज्ञानिक मैरिल है उनका जो चार्ट दिया गया है IQ का, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इनके अनुसार जो 69 से नीचे होता है, 69 से नीचे यानी 69 से नीचे जिसकी IQ होता है वो किस में आता है, निश्चित क्षीण बुद्धि में। 70 से 79 क्षीण बुद्धि में। 80 से 89 मंद बुद्धि में। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि। 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि। 140 या इससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि में आता है। यानी जिसका IQ 140 प्लस होगा वो किस में आ जाएगा, अति श्रेष्ठ बुद्धि में आ जाएगा। यानी ऐसे बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बौद्धिक विवृद्धि और विकास। बौद्धिक विवृद्धि और विकास यानी मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यानी बौद्धिक विवृद्धि और विकास जो है अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क की परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यानी जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक योग्यताएं अनेक विकास की प्रथमावस्था के निम्नतम स्तर पर होती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक योग्यताओं में विवृद्धि और विकास होता रहता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है, परंतु किशोरावस्था के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। थर्स्टन का विचार है कि उसके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं
एक साथ एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष परक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी वृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में तथा तार्किक योग्यता 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वावस्था की ओर अग्रसर होती है। यानी जो सात होता है, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती है। ठीक है, इनके अनुसार जो प्रत्यक्ष परक योग्यता होती है 12 वर्ष की अवस्था में होती है, विवृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। और 14 वर्ष की अवस्था में तार्किक योग्यता, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता कब आती है? परिपक्वावस्था की ओर अग्रसर होती है। यानी बालकों की शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध आदि योग्यताओं इस आयु अवस्था के बाद विकसित हो जाती है। अब वेसलर का विचार है कि बौद्धिक विवृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि 60 वर्ष की आयु तक बुद्धि लब्धांक में वृद्धि होते रहती है। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व निम्न प्रकार है। पहला क्या है? शैक्षणिक मार्गदर्शन। विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में असाधारण योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य प्राप्त करने में बुद्धि समर्थ होती है। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राथमिक पाठ्यक्रमों बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि व्यवहारिक पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अब देखिए छात्र वर्गीकरण। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। इसके फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती है। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा, ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को धारण करके उत्तम निष्पादन प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार बुद्धि परीक्षण से अध्यापकीय छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधी सभी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए लैंगिक भिन्नता में उपयोगी। शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियों में बुद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। स्पीयरमन के अनुसार दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता पाई जाती है और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षण के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर विभिन्न अंतरों की पहचान कर उनके बीच समायोजन स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्वयं का ज्ञान। शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है।
बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं गोल्स की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षाएं बालकों के व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती है। वह अपने भीतर विघटित तत्वों को निकाल देता है और अविघटित तत्वों को विकसित करता है। अधिगम प्रणाली में उपयोगी सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास की प्रक्रिया, गलतियों की धारणा एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। देखिए नेक्स्ट है व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पर्दापण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसायों को विकासशील बनाने में सहायक होता है। जब हम गलत व्यवसाय का चयन कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्य क्षमता का ह्रास होने लगता है। फलस्वरूप व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। छात्र चयन में उपयोगी विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। प्रवेश किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले उसका शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता से इस कार्य में ली जाती है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इनमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। विशिष्ट योग्यताएं स्पेसिफिक एबिलिटी प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र के अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है। प्रतिभा खोज टैलेंट सर्च का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बुद्धि का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और कुछ न्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे।